वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। लेट्स बिगिन। ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, इसका जो मेन पर्पस है कि वो वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे और उन वर्कर्स को टाइमली पेमेंट मिले। दरअसल इसका मकसद जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो इंडस्ट्री एक्सप्लॉयटेशन कर रही है और उन्हें जो देरी से या बहुत कम वेजेस देती है, उस इनक्वालिटी को ख़त्म करना है और एक जेंडर पैरिटी इस्टेब्लिश कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर। अब हम देखेंगे कि मिनिमम वेजेस एक्ट आखिर है क्या। ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये बोथ अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर पर लागू होता है। ये जेंडर पैरिटी एस्टेब्लिश करता है मैन और वुमेन, यानी कि उन्हें बराबरी की तनख्वाह मिलेगी। इसी के साथ ही हम ये भी देखते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिली है कि वो मिनिमम वेजेस अपने अपने इलाके में, अपने अपने राज्यों में या देश भर की जो स्टैब्लिशमेंट है, फैक्ट्रीज है, उनमें सुनिश्चित कर सकते हैं कि इतनी तो मिनिमम वेजेस हर एम्प्लॉय, हर वर्कर को मिलेगी ही मिलेगी जो भी काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें ये भी प्रावधान है कि ये रीजन टू रीजन काम, वर्क टू वर्क ये वेरी कर सकता है, जहाँ पर वो कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में लिया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एक एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगी जो रिविजिट करेंगे, रिव्यू करेंगी मिनिमम वेजेस एक्ट को टाइम टू टाइम। जो देखेंगी जो फैमिली है, जो वर्कर है, उनकी फैमिली कंडीशन कैसी है, महंगाई क्या चल रही है और अदर फैक्टर्स को कंसीडर कर रही है, तब जाकर वो एक निर्णय देके और और स्टेट गवर्नमेंट उस पर फैसला करेंगे, उस एडवाइजरी बोर्ड की जो रिव्यू करेगी। अगर हम प्रोविजन देखें मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के, तो वो कुछ इस तरह से है। इसमें एक पावर दी गई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकती है कॉस्ट ऑफ लिविंग और वर्कर को देखकर। यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब महंगाई को देखकर, आसान शब्द में कहा जाए तो, कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए वर्कर की जो मिनिमम वेज है उसे तय किया करेगी सरकारें। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रही है कि जो वेजेस हैं वो टाइमली मिले और वेजेस के अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूड हों जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती हैं। जैसे बेसिक सैलरी होगी उनकी, डीए हो गया, एचआरए हो गया, इन सबको अगर मिला दी जाए, जो मॉनेटरी टर्म्स में, जो पैसे की टर्म्स में गिनी जा सकती हैं, उसे वेजेस कहा गया है। यहाँ पर किसी तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के बेसिस पर या रिक्रूटमेंट के बेसिस पर, उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई है इसके ज़रिए। इसमें ये भी सुनिश्चित किया है कि ये टाइमली पेमेंट हो, टाइमली रिवाइज हो मिनिमम वेजेस एक्ट। इसमें ये भी प्रावधान दिया है कि जो गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो नंबर ऑफ आवर्स और मिनिमम वेजेस दोनों ही फिक्स कर सकती है वर्कर्स के लिए। इसी के साथ ही एम्प्लॉयर को ये बाध्य करती है कि अगर वो ओवर टाइम करवाते हैं एम्प्लॉय से, तो उन्हें पर आवर जितना भी ओवर टाइम कर रहा है उसे वो उसका पेमेंट करे। अगर कोई भी एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं करता तो उसके ऊपर पनिशमेंट है और पेनल्टी लगेगी इस मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत। तो मिनिमम वेजेस एक्ट डिफाइन करता है, बताता है कि आखिर कितनी पेनल्टी लगेगी एक एम्प्लॉयर के ऊपर अगर कोई भी एम्प्लॉयर इस प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है या अंडर पेड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसे कम से कम 6 महीने की जेल होगी और 500 रुपये का जुर्माना होगा, या दोनों ही हो सकते हैं। आज के समय 500 रुपये कम है, लेकिन जब ये 1948 में बनाया था तब तो ये काफ़ी ज़्यादा था 500 रुपये। हाँ, लेकिन 6 महीने की जेल आज भी मायने रखती है, कि अगर किसी को 6 महीने की जेल हो जाए तो वो काफ़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन होती है उस एम्प्लॉयर के लिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेजेस। मिनिमम वेजेस एक्ट में कई तरह की वेजेस को डिफाइन किया गया है। जैसे मिनिमम वेजेस, ये मिनिमम अमाउंट है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करेगा। जैसे कि हमने देखते हैं कि इसे मिनिमम वेज को गवर्नमेंट डिफाइन करती है, वो फिक्स करती है कि इतना बेसिक अमाउंट है, इसके नीचे एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं दे सकता। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि ओवर टाइम वेजेस का भी इसमें जिक्र है। ओवर टाइम मतलब कि जितना भी पर आवर एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है एक
एम्प्लॉय से, तो उसे पर आवर के हिसाब से उसे पे किया जाएगा। इसी के साथ ही इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस के बारे में जिक्र किया गया है। दरअसल कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस का दूसरा नाम डियरनेस अलाउंस है, जिसे हम डीए कहते हैं, यानी कि महंगाई भत्ता। यानी कि हम गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिवाइज करती है महंगाई भत्ते को, जो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो महंगाई भत्ता भी एम्प्लॉयज़ का बढ़ाती चली जाती है, और इसी को ही वो एम्प्लॉयर्स को कहती है कि तुम्हें भी इतना अमाउंट अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए। इसमें एक और डेफिनेशन दी गई है कि वेजेस इन काइंड। अभी तो हम देख रहे थे कि जो वेजेस हैं, जो डिफाइन की गई हैं कि जो वेजेस हैं वो पेड इन कैश हों। पेड इन कैश का मतलब कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, जितनी भी एम्प्लॉयज़ की या वर्कर्स की सैलरी बनती है। लेकिन ये भी दिखा है कि कहीं कहीं जगहों पर रिवाज है कि वो पेमेंट जो है वो कैश में ना करके काइंड्स में देते हैं, यानी कि वो कैश में ना देकर या बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर ना करके उन्हें कुछ और सामान दे देते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग गाँव में देखते हैं, लेकिन इसके लिए प्रायर अप्रूवल होना चाहिए गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट ने बकायदा नोटिफिकेशन में ये अपने गैजेट में निकाला गया हो कि ये सर्विसेज हैं, इसके लिए इन काइंड में पैसा दिया जा सकता है, चाहे होली कम्प्लीटली या फिर पार्शली भी, यानी कि आधा या तो पूरा इन काइंड में जाए या आधा पैसा या आधा काइंड में जाए। जैसे कि हम लोग गाँव में देखते हैं, जब भी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो जो आसपास के जो लेबरर्स होते हैं उनको वो खेतों में काम करने को बुलाया जाता है। उसके बदले में या तो उन्हें कैश भी दे दिया जाता है, या फिर उन्हें जो भी कटाई होती है, फसल होती है, उस फसल में से भी कुछ उन्हें हिस्सा दे दिया जाता है ले जाने के लिए। अब हम देखते हैं कि मिनिमम वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, आखिर कितनी मिनिमम वेजेस हैं, आखिर ये कैसे डिफाइन किया जाएगा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो सेक्शन 2 बताता है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का, कि wages as all remuneration payable in cash to an employee for fulfilling the work mentioned in the employment contract including house rent allowance। इसका मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट में जितना पैसा लिखा गया है उतना रेमुनरेशन उसे मिलेगा, इंक्लूडिंग उसका एचआरए। यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो कि जितना भी कैश या जितना भी हम मॉनेटरी टर्म्स में गिन सकते हैं वो सारा पैसा मिनिमम वेजेस एक्ट में काउंट होगा। फॉर एग्जांपल उसकी बेसिक वेज उसे मिलेगी एम्प्लॉय को, डीए यानी कि महंगाई भत्ता, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा, अगर कोई कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन मिलता है वो भी उसे मिलेगा। यानी ये सारी चीज़ें मॉनेटरी टर्म्स में गिनी जा सकती हैं। इन सबको कंबाइन करें तो उसे कोई मिनिमम वेजेस कहा गया है। अभी कैश वैल्यू कंसेशन क्या है? मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को कम कीमत पर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंटीन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें राशन वगैरह मिलता है, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, रोज़मर्रा का सामान मिलता है, तो मार्केट रेट से वो कम कीमत पे देता है, तो उसी को कैश वैल्यू कंसेशन कहा गया है, कि जो कम कीमत है उस कम कीमत को ही कैश वैल्यू कंसेशन मिला है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट में अब क्या नहीं आता। अब तक हम देख रहे थे क्या आता है, अब देखिए हम क्या नहीं आता। तो सबसे पहले कि वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि रहने की जगह। अगर एम्प्लॉयर ने किसी तरह की हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी है तो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर काउंट नहीं की जाएगी। अगर किस तरह की एमिनिटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, जैसे कि लाइट, वाटर, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह भी दे रखी है एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो भी बेसिक वेजेस में काउंट नहीं होगी। यानी कि यह तो मिनिमम वेजेस में नहीं आएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड या सोशल इंश्योरेंस स्कीम जैसे ईएसआई में अगर कंट्रीब्यूट करता है तो भी वो मिनिमम वेजेस में काउंट नहीं किया जाएगा। ट्रैवल अलाउंस, किसी तरह का ट्रैवल अलाउंस रहता है वो भी नहीं आएगा। ग्रेचुटी भी नहीं आएगा इसके अंदर मिनिमम वेजेस में। इसमें पावर दी गई कि कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है वेजेस रेट जो नीचे लिखी गई हैं, जैसे टाइम रेट हो गया, पीस रेट हो गया, इनके मिनिमम वेजेस तय कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अब हम देखते हैं कि मिनिमम टाइम रेट है क्या। यानी कि मिनिमम टाइम रेट है कि हर वर्कर कितने घंटे काम करेगा, उस घंटे के हिसाब से उसे पैसा मिलेगा। दूसरा है मिनिमम पीस रेट वर्क। अब ये पीस रेट क्या होता है कि यहाँ पर निर्धारित किया है कि एक वर्कर कितना काम करेगा, उसे घंटों के हिसाब में उसके काम के हिसाब से उसे पैसा मिलेगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि
खेतों में जो कटाई हो रही है, तो या फिर एक लेबर कितनी बोरियां उठा रहा है, तो मान लीजिए वो हर बोरी के 100 रुपये लेता है उठाने के, तो उस काम करने की, बोरी उठाने का वो काम कहेंगे, उस काम करने को ही मिनिमम पीस रेट कहा गया है। एक है गारंटेड टाइम रेट, ये मिक्स है मिनिमम टाइम रेट और प्लस मिनिमम पीस रेट का। यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए एक वर्कर एक घंटे में 1 मीटर सड़क बनाता है, तो यहाँ पर टाइम भी डिफाइन हो गया है 1 घंटा, और काम भी डिफाइन हो गया है, यानी कि 1 मीटर। तो इन दोनों को मिला के जो, और उसका क्या कहा कि कम से कम उसे 1,000 रुपये मिलेंगे। तो टाइम और पीस रेट को दोनों को मिलाकर जो वेज बनती है उसे गारंटेड टाइम रेट कहा गया है। ओवर टाइम रेट, यानी कि अगर उसके तय घंटों से ज़्यादा उससे काम लिया जाता है तो उसे ओवर टाइम रेट कहा जाएगा। या फिर अगर उसने काम उससे ज़्यादा लिया गया है तो जो ज़्यादा काम लिया है उसको भी ओवर टाइम रेट कहा जाएगा। जैसे कि 9 घंटे की जॉब थी, लेकिन उसे 10 घंटे या 12 या 13 घंटे काम जो करवाया जा रहा है, तो उसे ओवर टाइम कहा गया है। जितने घंटे एक्स्ट्रा काम करता है 9 घंटे से ज़्यादा। अगर एक लेबर 40 बोरियाँ उठाता है पूरे दिन में, अगर उससे 50 बोरियाँ उठवाई जा रही हैं, तो जो 10 बोरी का जो एक्स्ट्रा काम है उसे ओवर टाइम कहा गया है। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि जो अप्रूव्ड गवर्नमेंट है वो मिनिमम वेजेस रेट तय कर सकती है वर्कर्स का, जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो वेजेस एक्ट के अंदर या फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर डिफाइन है कि यहाँ यहाँ ये कानून लागू होगा, मिनिमम वेजेस एक्ट। इसी के साथ ये भी कहा है कि अप्रूव्ड गवर्नमेंट हर 5 साल में रिवाइज करेगी मिनिमम वेजेस को। तो आज का हमारा जो टॉपिक था मिनिमम वेजेस एक्ट कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।